वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। हम लोग लॉज ऑफ मोशन तक रिवाइज करके और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस 2019 के कर चुके हैं, तो इसके लिए अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो आपको वर्क, पावर, एनर्जी में क्या क्या पता होना चाहिए पहले वो समझ लीजिए। देखिए, वर्क हमारा एफ डॉट एस है विच इज एफ एस कॉस थीटा। और अब देखिए, अगर हमारे पास फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो आपके पास वर्क इंटीग्रल ऑफ एफ एस कॉस थीटा आएगा। अब यहां पर कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास आप जानिए पॉजिटिव होगी तो वर्क पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा अगर नेगेटिव ऑब्ट्यूज होगा, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू एक्यूट एंगल में पॉजिटिव होती है, ऑब्ट्यूज माने 90 से प्लस में नेगेटिव होती है। तो वर्क इज डिफाइंड ऑन फोर्स, तो इसलिए अगला वर्ड आपको पता होना चाहिए कंजर्वेटिव फोर्सेस और फील्ड्स। वर्क इज डिफाइंड ऑन फोर्स का मतलब है जितनी फोर्सेस काम कर रही हैं सब फोर्सेस अपना अपना वर्क करेंगी। एक बॉडी के ऊपर मान लीजिए 4 फोर्सेस काम कर रही है, एक फ्रिक्शन की उसको रोकने का काम कर रही है, तो चारों फोर्सेस अलग काम कर रही हैं, फ्रिक्शन का माइनस वर्क होगा। तो नेट वर्क निकालने के लिए आपको स्केलरली सबको ऐड करना है, क्योंकि वर्क अपने आप में स्केलर क्वांटिटी है। अगली बात आप समझिए, जो मैंने आपको कॉस थीटा की बताई, अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, जो कि जैसे फ्रिक्शन के केस में 180 डिग्री होगा, तो हमारे पास वर्क विल बी नेगेटिव। अब वर्क हमेशा फोर्स पर डिफाइंड है। अगली बात, कंजर्वेटिव फोर्सेस और फील्ड्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस या फील्ड हम उनको कहते हैं जिसमें वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स एंड नॉट ऑन द पाथ। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, अगर ग्रेविटेशन में आप एक बॉडी को जमीन से ऊपर ले जा रहे हैं, किसी भी रास्ते से लेके जा रहे हैं, तो आपके पास चेंज इन एनर्जी इज mgh ओनली और वर्क डन इज mgh ओनली। तो ये कंजर्वेटिव फील्ड है। वैसे थ्योरेटिकली हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सारे हमारे कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं। नॉन कंजर्वेटिव वो होते हैं जिसमें आपके पास वर्क डन डिपेंड करेगा इनिशियल फाइनल पोजीशन के अलावा पाथ पर भी। वो कौन से होते हैं? विस्कोसिटी वाला ले लीजिए, फ्रिक्शन वाला ले लीजिए, ड्रैग फोर्स ले लीजिए। ये सारी फोर्सेस वो हैं जिनमें आपको ये चेक करना पड़ेगा कि पाथ भी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, ये तीनों मैंने आपको बता दिया कंजर्वेटिव फील्ड्स हैं, और नॉन कंजर्वेटिव वो है जो डिपेंड करते हैं पाथ पर, विस्कोसिटी, फ्रिक्शन फोर्स, ड्रैग फोर्स इत्यादि उसके एग्जाम्पल हैं। अब आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट v dt होता है, वेलोसिटी इंटू dt का आप जब इंटीग्रल करते हैं तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आता है। और दूसरे शब्दों में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट होता है। सिमिलरली, क्योंकि यहां पर वर्क f डॉट ds है, तो अंडर द एरिया f और s का यदि एरिया आपके पास है, आई रिपीट, f और डिस्प्लेसमेंट का एरिया यदि आपके पास है, तो उसका जो एरिया अंडर द कर्व है वो आपके द्वारा किया गया वर्क होगा। तो वर्क विल ऑलवेज बी एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व। अब आगे देखिए, पोटेंशियल एनर्जी। हमारे पास एनर्जी हम किसको बोलते हैं? एनर्जी हम कहते हैं कैपेबिलिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी बॉडी में अपने आप में किसी काम को करने में कितनी उसकी एबिलिटी है, एनर्जी। अब एबिलिटी की चेकिंग कैसे होती है? एबिलिटी की चेकिंग होती है, आप उस सिस्टम को बना दीजिए और उसमें जितना काम आपने किया वो उस सिस्टम की एनर्जी होगी। जैसे आप सुनिए, पोटेंशियल एनर्जी एक प्रकार की एनर्जी है जो वर्च्यू ऑफ पोजीशन, शेप और कॉन्फ़िगरेशन से होती है। अब किसी बॉडी को कहीं पहुंचाने में आपने जितना काम किया वो उस बॉडी की उस सिस्टम पे वहां पर एनर्जी हो गई। इनफैक्ट आप समझिए, अगर हमारे पास कोई चीज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखी हुई है, अब आपको इलेक्ट्रिसिटी या ग्रेविटेशन के पोटेंशियल से इसको समझना चाहिए जो आप पढ़ चुके हैं कि अगर r इंफिनिटी पर है,
दो चार्जेस हैं या दो मासेस हैं, अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर हैं तो उनके बीच में कोई भी वर्क डन, कोई भी मतलब एनर्जी हम जीरो लेते हैं, क्योंकि gm1m2/r या k(q1q2/r) है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इनिशियली दे आर एट इन्फिनिटी। अब हम उसको जोड़कर बनाते हैं, पास लाते हैं, डिस्टेंस r ले आते हैं, तो अब वर्क डन होता है k(q1q2/r) या -gm1m2/r। सो आइडियली पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की एज इट इज पड़ी हुई पोजीशन में होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी जो हम स्टडी करते हैं वो दो प्रकार की है, एक है पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल विच इज mgh, और दूसरी होती है स्प्रिंग की विच इज हाफ kx²। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर k क्या है, k एक स्प्रिंग कांस्टेंट है। किसी भी स्प्रिंग को आप एक्सपैंड करने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, दबाने के लिए या खींचने के लिए आपको कुछ फोर्स लगानी पड़ती है। तो वो जो आप फोर्स लगाते हैं वो हमारे पास F = kx, मतलब वो फोर्स आपकी डिस्प्लेसमेंट या कंप्रेशन या इलोंगेशन के प्रोपोर्शनल होती है, और वो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हमारा k होता है। k की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। F = kx हमारा बेसिक फॉर्मूला है, तो वो इससे निकलती है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, जो बॉडी चलती है उसमें काइनेटिक एनर्जी है, इसीलिए इसका फॉर्मूला है हाफ mv²। इसको हम लोग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जब आप रोटेशन का चैप्टर पढ़ लेंगे तो उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, परंतु अभी आपके पास सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² आपको लेनी है। और एक हमारे पास आती है वर्क एनर्जी थ्योरम, वो ये कहता है आप जितना भी नेट वर्क करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। कितना आपने वर्क किया है वो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो उसको आपने कई बार क्वेश्चंस में आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दिया और बोला इतने समय बाद वेलोसिटी बताइए, तो आपने कुछ नहीं करना, समझ लीजिए F.S से आपके पास आ जाएगा आपने कितना काम किया है, और जब आपने ढूंढ लिया कितना काम किया है तो उसको हाफ mv² से इक्वेट कर दीजिए, आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। ये हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम में आता है। अब और आगे देखिए, अब हमारे पास एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला F/dx है, वही वर्क डन वाला, और काइनेटिक एनर्जी आप देखिए हाफ mv² है, v.v है। जब v² होता है कि वेक्टर क्वांटिटी में किसी भी क्वांटिटी के स्क्वायर का मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है, और आपको पता है डॉट में cos 90 लगता है। अब यहां पर इसीलिए काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। अब इसको हम एक और नए तरीके से लिख सकते हैं, हमने ऊपर इसे देखिए m से मल्टीप्लाई कर दिया। अब mv क्या होता है? मोमेंटम, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ टाइम्स मोमेंटम स्क्वायर्ड बाय मास, ये भी हमारे पास यूज होता है। अब यहां पर एक बात याद रखिए, जितनी भी सर्कल में लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी वर्क डन नहीं करती, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स होती है रेडियली, और उस समय हमेशा टेंजेंशियल आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री है। इसलिए v.v की वैल्यू आप देख रहे हैं ना, उस तरीके से मतलब F.S की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 होता है। अब यहां पर P = √2me, ये क्वेश्चन कहां पर ये चीज काम आती मैं आपको बता दूं। कई बार हमारा क्वेश्चन आएगा मोमेंटम हमने दुगना कर दिया, काइनेटिक एनर्जी कितने गुना बढ़ गई, या काइनेटिक एनर्जी इतने गुना बढ़ गई, मोमेंटम कितने गुना चेंज हुआ, वगैरह वगैरह। उन सारे सिस्टम्स में आपको समझना है कि मास उस सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट है। E हाफ mv² है, P mv है, तो m नहीं बदलेगा, v अकॉर्डिंगली बदलता जाएगा। आइए, तो और एक आता है पावर, अब आपके पास लास्ट टर्म आता है डेल्टा W/ΔT, दैट इज द वर्क अपॉन टाइम। वर्क की यूनिट आपको पता है जूल है, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट जूल है, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट जूल है। इनफैक्ट किसी भी प्रकार की एनर्जी की यूनिट जूल ही रहेगी। नाउ वर्क अपॉन टाइम का मतलब है जूल पर सेकेंड विच इज वॉट। 1 वॉट इज 1 जूल पर सेकेंड। एक होता है इंस्टेंटेनियस पावर, ये देखिए कहां काम आता है। देखिए नॉर्मली क्या है, अगर वर्क हो रहा है तो फोर्स है, फोर्स है तो मास इंटू एक्सेलरेशन है, और यदि एक्सेलरेशन है तो बॉडी की वेलोसिटी बदल रही है। लेकिन
सवाल ये किसी पर्टिकुलर टाइम पर ऐसा भी होता है कि जो फोर्स डिसिपेटिव है वो उसको चेक कर रही है, इस वजह से वो वाला फॉर्मूला यहां पर एफ डी एस बाई डी टी की फॉर्म में एफ वी की फॉर्म में यूज होता है। ये हमेशा इंस्टेंटेनियस पावर है, क्योंकि आप देखिएगा एफ अगर है तो मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बदल रही है, तो कौन सी वेलोसिटी लेनी है, इसलिए उस इंस्टेंट की वेलोसिटी यहां पर ली जाती है। आइए एक और यूनिट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेफिनेशन वाइज कहेंगे तो आपके पास आएगा एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट के पोटेंशियल से आपने एक्सेलरेट किया तो उसमें जो एनर्जी आई वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इन फैक्ट 1 जूल इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको यूनिट याद रखनी चाहिए। ये ज्यादातर ये यूनिट आपके पास ड्यूअल नेचर में काम आती है, लेकिन कभी भी ये कन्वर्ट करने का यूज इसमें हो सकता है, इसलिए आप इसको याद रखिए। अब इसके पश्चात हमारे पास आता है कोलिजन, जो बहुत इंपॉर्टेंटली इस पर क्वेश्चन आते हैं। कोलिजन किसको कहते हैं? जो दो बॉडीज इन कॉन्टैक्ट फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। आपको पता है F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T होता है, और तो इसका मतलब F डेल्टा T विल बी इक्वल टू M डेल्टा V। यदि डेल्टा T लगभग 0 हो जाएगा तो मोमेंटम नहीं बदलेगा। यही कोलिजन का बेसिक चीज है। इसलिए कोलिजन हमेशा याद रखिए, जब भी बॉडी कोलाइड हमेशा कहा जाता है, इसका मतलब होता है दोनों बॉडीज रिजिड हैं। रिजिड का मतलब बिल्कुल कड़ी बॉल्स की तरह, पत्थरों की तरह, इसीलिए उनमें कुछ भी इंपिंजमेंट नहीं है, थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस नहीं है। इसका मतलब उनको टकराने में कोई टाइम नहीं लगेगा। इसलिए वजह से जब आपके पास टाइम 0 है तो आपके पास मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड होगा। तो किसी भी टाइप का कोलिजन हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा। अब उसके बाद हमारे पास एनर्जी वाइज इसमें चेंज आता है कि काइनेटिक एनर्जी बदलनी है या नहीं बदलनी है। देखिए यहां पर इसमें वर्ड होगा एनर्जी। दरअसल एनर्जी में यहां पर सिर्फ काइनेटिक ही बदलती है, क्योंकि पोटेंशियल मैंने आपको बताया दो हैं, mgh और हाफ के एक्स स्क्वायर। mgh का मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो बदलेगी ही नहीं, क्योंकि जिस हाइट पर दो बॉडी कोलाइड कर रही हैं, कोलिजन से जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद दोनों की हाइट सेम होगी। और दूसरी एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर। उसके लिए जरूरी है स्प्रिंग एक्शन हो। स्प्रिंग एक्शन का मतलब बॉडीज थोड़ा थोड़ा दब जाएं, एक्स, लेकिन हमने पहले ही बॉडीज को रिजिड ले लिया। इसलिए कोलिजन में जब भी एनर्जी की बात हो रही है वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, क्योंकि और दो एनर्जीज बदल ही नहीं सकती। अब एक और शब्द है परफेक्टली इन इलास्टिक। उसका क्या मतलब हुआ? दोनों बॉडीज अब चिपक गई हैं, इसका मतलब अब दोनों बॉडीज की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। ये एक नाम दिया परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अब इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो इलास्टिक नहीं है उसमें काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। इलास्टिक में एनर्जी कंजर्व है और इन इलास्टिक में कंजर्व नहीं है। अब देखिए, अब हमारे पास एक और वर्ड आता है कोलिजन इन 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन में आप एनर्जी का काम कम करेंगे, क्योंकि आपको पता है मोमेंटम फिर भी कंजर्व है, तो मोमेंटम को आपको 2 डायमेंशन में वेक्टोरली रिजॉल्व करना होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, और दोनों समय का मोमेंटम माने एक्स का अलग से वाई का अलग से आप कोलाइड कराते, मतलब कोलिजन कंजर्व कराएंगे। आइए ये देखिए, ये अब हम करते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन, कोलिजन इन 1 डायमेंशन। इसमें हमारे पास एक बॉडी m1 है, उसकी वेलोसिटी u1 है, दूसरी बॉडी m2 है, उसकी वेलोसिटी u2 है, और दोनों सेम लाइन पर जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कोलिजन इन 1 डायमेंशन। टक्कर के बाद हमारे पास m1 आ गया, v1 आ गया, m2 आ गया, v2 आ गया। तो इन फैक्ट मोमेंटम कंजर्वेशन के लिहाज से हमने इनिशियल मोमेंटम को फाइनल से इक्वेट कर दिया। अब हमने कहा यूजुअली हमारे पास क्वेश्चन या तो इलास्टिक कोलिजन पर होगा या कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में होगा। हम दोनों की बात अभी कर लेते हैं। अगर हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है तो हमारे पास शुरू और बाद की एनर्जी को कंजर्व होना है। आप देख सकते हैं हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर हमारी पहले की एनर्जी हो गई, हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर बाद की एनर्जी होगी। हमने दोनों को इक्वल करना है। इसमें हाफ आप बीच में से गायब कर सकते हैं और आपको फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यूजुअली आपके लेवल में जो क्वेश्चन आते हैं नीट में, उसमें एक बॉडी का एक मास या तो दोनों बॉडी बाद में चिपक जाती हैं,
मास m1 और 2m या इस फॉर्म में दिया जाता ताकि आपका मास कैंसिल हो जाए। नहीं तो आपके पास ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आपकी वैल्यूज इस प्रकार होती है, एक बॉडी को रोक दिया, एक को माने u1 या u2 या v1 या v2 को एक जीरो हो गया, तो आपकी कैलकुलेशन आसान पड़ती है। इसके लंबे फॉर्मूले भी हैं, पर मैं समझता हूं आपका सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से गुजारा हो सकता है। अब एक शब्द आता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये आपके सामने v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1। v2 माइनस v1 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, u2 माइनस u1 वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। दोनों की रेशियो मुझे लेनी है, माइनस साइन लगाकर हम निकाला करते हैं। इसके बारे में इतना समझ लीजिएगा, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में E इक्वल्स टू 1 है, जो कि नॉर्मली हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है, और परफेक्टली इन इलास्टिक क्वेश्चन में हमारे पास E इक्वल्स टू 0 हो जाता है, क्योंकि v1 v2 दोनों बराबर हो जाती है। इन यहां पर आपने v1 v2 u1 u2 को डायरेक्शन के साथ देखना है, याद रखिएगा। और डायरेक्शन आप जिस डायरेक्शन में पहली बॉडी मूव करी उसको पॉजिटिव मान लीजिएगा, बस उसी से सारा काम कीजिएगा। अगर कोई बॉडी दीवार से टकरा के वापस आती है तो आपको मालूम है उसका v माइनस हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास आपके पास मोमेंटम इन 2 डायमेंशन का हमने एक सिस्टम बना दिया। देखिए बिफोर कोलिजन ब्लू बॉल आई और रेड बॉल को मारा और दोनों अपनी अपनी जगह चले गए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो कोलिजन बाद में है वेलोसिटी के कंपोनेंट हमने करे v1 cos थीटा और v2 cos फाई, ये हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, और वर्टिकल है v1 sin फाई और v2 sin फाई। अब टक्कर से पहले हमारे पास हॉरिजॉन्टल था m1 u1 और बाद में हमारे पास v1 cos थीटा और v2 cos थीटा, इसलिए हमारे पास मोमेंटम का कंजर्वेशन हम इसमें तो लगाएंगे हॉरिजॉन्टल में m1 u1 और m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई, परंतु वर्टिकल शुरू का 0 है तो बाद का भी 0 होना चाहिए, तो हमने इसको m1 v1 sin थीटा इज इक्वल टू m2 v2 sin फाई कर दिया, क्योंकि अपवर्ड पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव दोनों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि नेट विल बी 0। So this was all about revision of the work bar energy, जिसको आपको यूज आगे करना पड़ेगा, बहुत आसानी से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।